हाँ, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज मध्यकालीन भारत स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखेंगे कि भारत पर कैसे तुर्क आक्रमण प्रारंभ होता है। तो ये तुर्क कौन थे, कहां से आए थे? जो आप लोग नाम सुने हैं, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, आखिर ये थे कौन, कहां से आए थे? तो आप लोगों को गजनी दिखला रहे थे कि गजनी है कहाँ, गजनी एम्पायर। तो 1 मिनट जरा सा रुकिएगा। गजनी एम्पायर, अभी देखिए, नहीं हुआ, दिखाई दे रहा है? इमेज नहीं ना दिखाई दे रहा है? अब हो गया। देखिए, इसको देखिए, ये अच्छा है विकिपीडिया का। ये रहा आपका भारत और ये रहा गजनी एम्पायर, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। और ये इस इलाका को कहते हैं मध्य एशिया। देखिए, ये कैस्पियन सी, ये एरल सी, है ना, इसी को कहते हैं मध्य एशिया। तो ये तुर्क, अफगान जो भारत पर आक्रमण किए, वो सब इसी इलाके से आते थे। ये सब कहां से आते थे? ये मध्य एशिया से। ऐसे इधर से देखिए, यहाँ है आपका अफगानिस्तान, ये रहा पाकिस्तान और ये रहा भारत। तो ऐसे आता था। तो पहले ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भारत में ही था, है ना। इससे रिलेटेड इस मैप को भी देखिए, देखिए इसमें भी दिखला रहा है। तो समय के अनुसार ये कम बेसी होता रहता था उनका साम्राज्य। देखिए चारों तरफ फैला अपना, है ना, ये चारों तरफ फैला। सब कौन किधर देखो, 1024 में आया, 1012 में इधर है। कब कहाँ कौन आक्रमण किया है, ये महमूद ऑफ गजनी का है, लिखा है ना। हाँ, तो यही है एम्पायर ऑफ गजनी। समझ में आ गया कि ये मोहम्मद गोरी या महमूद गजनी भारत में किधर से प्रवेश किए? सब उत्तर पश्चिम भारत के रास्ते से आए। तो भारत में जितने भी आक्रमणकारी आए हैं, सब उत्तर पश्चिम रास्ते से आए हैं। पूरब से कोई नहीं आया है, उत्तर से भी कोई नहीं आया है। देखो यहाँ ना, ये बहुत ऊंचा हिमालय पर्वत है, इसको पार करना उस समय में नामुमकिन था। उस समय हेलीकॉप्टर यही सब नहीं ना था, पैदल आना था। तो बहुत दुर्गम इलाका है, कठिन इलाका था। तो उत्तर से पार करके आना नामुमकिन था, यही है हिमालय। तो सारी सभ्यता इधर थी, तो जो भी आया इधर से आया। ठीक है, आगे देखिए, और कुछ रेलिवेंट फिगर होगा तो आपको दिखलाते हैं। देखिए, ये देखिए, तो बड़ा छोटा दिखला रहा है नहीं, गजनी एम्पायर। फुल पेज होगा क्या? फुल पेज वाला ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। चलिए, तो नोट्स पे आ जाइए, नोट्स निकाल लीजिए आप लोग। अब सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाइए, ज्यादा यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं है। नोट्स पे आ जाइए, और जिनका
जिनके पास नोट्स नहीं है वो अपना लिखते रहिएगा। भारत पर विदेशी आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 530 ईसा पूर्व मिलता है। मतलब ये सबसे प्राचीन बता रहे हैं। उस समय ईरान के हखमानी वंश के शासकों ने भारत पर हमला किया। प्रमुख हमलावर दरियावाहू था। हाँ, यह भारत का प्राचीन आक्रमण माना जाता है। सबसे प्राचीन आक्रमण 530 ईसा पूर्व मिलता है, जबकि सिकंदर भी लगभग 300 कब आया था? 300 हाँ 300 के आसपास में था। 325-26 ना। हाँ हाँ हाँ। अब सुनिए, प्राचीन भारत में तुर्कों ने 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर आक्रमण किया। प्राचीन भारत नहीं, मध्यकालीन भारत में। हाँ, मिसप्रिंट है। प्रमुख आक्रमणकारी निम्नलिखित थे। तो देखिए कौन कौन आक्रमण किए। पहला, महमूद गजनी। गजनी कहो चाहे गजनवी कहो, कुछ भी कहो सेम है। तो महमूद गजनी से ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आया, लूटपाट मचाया और चला गया, यहाँ बसा नहीं। तो देखिए महमूद गजनी के विषय में क्या क्या आपको याद रखना है। अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार गजनी राज्य का संस्थापक था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद शुब्बतगीन और इसका पुत्र महमूद गजनी हुआ। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गजनी के गद्दी पर जो अभी फिगर दिखलाए हैं। इससे पहले वह खुरासन का शासक था। एरल सी दिखला रहे थे ना, वही मध्य एशिया में ही खुरासन था, पहले वहां का शासक था। महमूद गजनी ने यमीन उद दौला तथा यमीन उल गिल्लाह की उपाधि धारण की। इसका काम नहीं है, छोड़ देना। अब एग्जाम के नए पैटर्न के अनुसार जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बताएंगे, ठीक है। नए पैटर्न के अनुसार क्या इंपॉर्टेंट है उसको बताएंगे। सब टिक मत करिएगा लोग। भारत में यह सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणकारी, भारत में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण गजनी ही का था। देखिए महत्वपूर्ण हो गया है ना, तब महत्वपूर्ण कर दीजिएगा, इसको सुधार दीजिएगा अपने नोट्स पे। यह भारत पर लूटपाट के लिए 17 बार आक्रमण किया। कितना बार किया? 17 बार। आए? हाँ, गजनी ना पढ़ रही हो तब। इन सब आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 ईस्वी में। कब? महमूद गजनी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति तोड़ने वाला। तो जब आक्रमण करता था तो यहाँ जो मंदिर रहते थे तो उसमें जो मूर्तियां रहती थी उसको तोड़ देता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। महमूद गजनी के आक्रमण का प्रभाव। तो महमूद गजनी जो भारत पर आक्रमण किया उसका क्या प्रभाव पड़ा। गजनी के आक्रमण से भारत का संपर्क पश्चिम एशिया या अरब देशों के साथ हुआ। तो क्या हुआ कि इधर जो साम्राज्य था मध्य एशिया में, उसमें और भारत के बीच फिर संपर्क स्थापित हुआ। एक बार तो उस समय कुषाण समय हुआ था लगभग 1000 साल पहले, फिर बीच में गायब हो गया था और फिर संपर्क स्थापित हुआ
उधर भी अपना आबादी बढ़ना शुरू हुआ, इधर भी आबादी बढ़ना शुरू हुआ। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, आवश्यकताएं बढ़ती हैं, आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तो आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए जमीन चाहिए। पहले तो मेन जमीन ही था ना, खाने पीने के लिए क्या चाहिए, जमीन रहेगा तभी तो अनाज का उत्पादन होगा। तो इसी वजह से पहले जमीन के लिए लड़ाई होते रहती थी। और ये जो मध्य एशिया है, ये जो मध्य एशिया है, एकदम वीरान सूखा हुआ इलाका है, मरुस्थल है, तो उधर कुछ नहीं उपजता है। तो जब इधर आया, लोग देखा कि अरे तो बड़ा हरा भरा और एकदम स्वर्ग जैसा प्रदेश है, तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता था लोग। तो देखिए महमूद गजनी का क्या प्रभाव पड़ा, आइए। और अरब देशों को यह पता चलता है कि भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं है, भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं। महमूद गजनी आया, देखा कि उस समय था कहा, छोटा 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 साम्राज्य था। चंदेल वंश कहाँ था, गुजराहो, भूला गए, बुंदेलखंड के चंदेल। चौहान कहाँ थे, अजमेर। तोमर दिल्ली। गंगवंश उड़ीसा। सेन वंश बंगाल। सोलंकी गुजरात। वेरी गुड। तो ये सब छोटे छोटे अपना शासक थे, जो छोटे छोटे हिस्से पर शासन कर रहे थे। आऊ जयचंद गढ़वाले न था, गढ़वाल ही था। चलिए, तो अरबों को पता चला कि भारत में कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं है, तो इस पर हमला करने का सही मौका है, हमला करने का सही मौका है। अब देखिए, परिणाम स्वरूप भारत पर पश्चिम एशियाई साम्राज्यों का आक्रमण प्रारंभ होता है। ठीक है। महमूद गजनी के समय अलबरूनी, हाँ इसको अंडरलाइन करिएगा, यही पूछेगा। देखो तू लोग के बुक में डिटेल दिया है, अलबरूनी, बनबतूता, है ना, सब अलग अलग समय पाए हैं। देखिए पूछेगा कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तब महमूद गजनी। अलबरूनी बहुत बड़ा इतिहासकार, भूगोलवेत्ता, है ना, और अन्य विषयों का जानकार था। तो ये जो अपनी पुस्तक अलबरूनी महोदय लिखे हैं, किताबुल हिंद, उससे उस समय के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है हम लोगों को। ठीक है। अलबरूनी कौमा फिरदौसी, ये भी बहुत बड़े इतिहासकार थे। उतबी तथा फरूखी भारत आए, चारों को अंडरलाइन करिए। और इनमें अलबरूनी या फिरदौसी दो भी आई है, पूछेगा जरूर एग्जाम में। ठीक है। अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद है, लिखा हुआ है ना, नंदन है, लोगे, हाँ लो। अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद है, अंडरलाइन करो। और जो जो करे कि अंडरलाइन करो, उसको एकदम अंडरलाइन करके एकदम जुबान पे कर लेना, एग्जाम में यही आएगा। और इसमें बहुत सारा फालतू मटेरियल भी है जो अब इरिलीवेंट हो चुका है, तो उसको नहीं रटना है। ठीक है। किताबुल हिंद है। इस पुस्तक में तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक विषयों की जानकारी मिलती है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट नाम आया, कहाँ गया, पहला जो इम्पोर्टेंट नाम आया महमूद गजनी, या हाँ गजनी या गजनवी। ठीक है।
इसका नाम याद रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम आया अल बरूनी। अल बरूनी, इसके पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है। किताब उल हिंद। और तीसरा नाम फिरदौसी। फिरदौसी, ठीक है ना। उस सब का काम नहीं है, उतबी और फारूकी का काम नहीं है, यही दो का काम है। फिरदौसी वैसी है नहीं हो। चलिए, फिरदौसी भी बहुत बड़े इतिहासकार है। तो अब ये जो नाम आप लोगों के सामने मध्यकालीन भारत के आना प्रारंभ हुआ है, इसको रटते चलिएगा आप लोग, छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि बाद में रटना है। और जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं, वो समझिए कि एकदम मोस्ट वीवीआई है, तभी लिख रहे हैं। ठीक है, आगे आइए। फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा। हाँ, देखो इसी बार आया था तू लोग के एग्जाम में। शाहनामा किसकी रचना है ना। हाँ देखो, शाहनामा, तो शाहनामा माने शहंशाह का वर्णन। तो इसमें किस शहंशाह का वर्णन होगा? बेवकूफ कहीं का। गजनी का आदमी है तो गजनीय का ना लिखेगा। ये किसका आदमी है? गजनी का, तो किसके विषय में लिखेगा? गजनी के विषय में लिखेगा। जो जिसके दरबार में रहेगा, जो जिसका आदमी रहेगा। अकबर तो अभी 1526 में तो जन्म होता है, 26-30 में नहीं, 1526 में नहीं, हाँ 38-39 में, 52 में तो गद्दी को पूछता है। 1526 में तब पानीपत का युद्ध होता है। तब आता है अकबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद 1556 में बैठता है गद्दी पर। 1555-56 में गद्दी। हुमायूं ज्यादा दिन तक नहीं शासन कर पाया था। हाँ 1605 में लास्ट है उसका। आइए तो सुनिए। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन हैं, सबके पास नोट्स है ना? पेज नंबर 8 है। हाँ देखिए, अली यस है, मनोरमा यस सर। हाँ, सिमरन सर। खुशबू यस सर। ठीक है। शीतल कहाँ चली गई हो? शीतल, पहले शीतल कनेक्ट होती थी तो आप नहीं थी, अब आप हो रही तो शीतल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है। आगे आगे देखिए, जो बोल रहे हैं बस उसी को याद रखिएगा लोग, फालतू नहीं। हिस्ट्री फैक्ट्स का भंडार है, खजाना है। यहाँ फैक्ट्स की कोई कमी नहीं है। हिस्ट्री में बड़ा संभल के पढ़ना पड़ता है। और लड़का सब ना, जहां जो बुक मिला, गाइड मिला, रटना शुरू कर दिया और कहता है कि हिस्ट्री बड़ी भारी है। हिस्ट्री जैसा आसान कोई नहीं है। आगे आइए। उतबी फारूकी भी लेखक थे। गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाठों के विरुद्ध था। जाट कौन है? जाट एक जाति है। जाट एक जाति है जो पश्चिम भारत, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाए जाते हैं। अभी ये जितने सिख हैं, ये जितने सिख हैं, सब पहले जाट थे। और जाट से जब गुरु नानक देव सिख धर्म का अपना प्रचलन किए, तो उस सब लोग सिख में अपना कन्वर्ट हो गया। तो धर्म तो हो गया सिख, लेकिन उनकी जात अभी भी जाट है, तो इसीलिए उनको जट सिख कहा जाता है।
जट सिख, तो जाट भी, तो जैसे हम लोगों के तरफ ना उनसे तुलना नहीं किया जा सकता है। तो बस क्या है, जाट क्या है भाई, तो एक जाति है। जैसे हम लोगों के तरफ सब जातियां हैं, वैसे ही राजस्थान में सब जातियां। आगे देखिए, राजस्थान में बहुत सब, अब न राजस्थान पंजाब हरियाणा बना, पहले थोड़ी राजस्थान पंजाब हरियाणा था, पहले तो सब एक था। पहले ये तो देश के आजादी के बाद न बना है, आजादी से पहले ये सबको, पंजाब जो है ना, हरियाणा भी इसी में था, हिमाचल भी इसी में था, ये पाकिस्तान का हिस्सा भी कुछ इसी में था। पंजाब बहुत बड़ा था, सब काट पीट के अब छोटा छोटा कर दिया गया है। राजस्थान इतना बड़ा थोड़ा था, सब अलग अलग राजवाड़ा का ग्रुप था। कैसे कौन राज्य बना है ये सब दिखलाएंगे, आइए। तब अब महमूद गजनी के बाद स्टार्ट होता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भी आक्रमण करने के लिए ही आया था, और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का भारत में आने का कोई मन वन नहीं था, वो अपने वहां समस्या से उलझा हुआ था, सेंट्रल एशिया में, गजनी में। यही जयचंद और उधर से, उत्तर भारत से कोई शासक था जो इसको भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया सब, और हराना किसको था, पृथ्वीराज चौहान को। उस समय ये चौहान वंश यही सबसे शक्तिशाली शासक था। चित्तौड़गढ़ का जो किला है उनका केंद्र बिंदु था। तो अब अंधे को क्या चाहिए, दो आंख। गोरी भारत में घुसना चाह रहा था, लेकिन डर के मारे नहीं घुस रहा था। अब यहीं का आदमी मिल गया उसको बुलाने वाला, तो क्या चाहिए, चलो भाई, तब आ गया। तो वो लोग सोचा ना कि आएगा हराएगा चल जाएगा गजनी के तरह। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा कहा जाता है, देखिए इतिहास में ना ऐसा कहा जाता है, सेंटेंस चलता है, क्योंकि किसी चीज का कंफर्म जानकारी नहीं है। मोहम्मद गोरी तो हरा वरा के जा रहा था, और फिर एक विद्रोह हुआ इधर पंजाब साइड में खोखरो का, तो आया विद्रोह दबाने, उसी में उसको मार दिया सब। आए वो दरबार वाला अलग है, मार दिया सब कहानी। अब कौन कहानी सही है पता ना। तो अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका गुलाम, तो बाकी जो सब सिपाही था, अब वो सब क्या करे, अब तो फंस गया। और तब तक उधर विद्रोह हो गया उसके साम्राज्य में, और दूसरा कब्जा जमा लिया। तो अब ये सब सिपाही कहां जाए, तो अब वो सब अपना यहीं पर किस्मत आजमाना शुरू कर दिया। और यहां वैसा कोई साम्राज्य था नहीं, धीरे 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 अपना बढ़ गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा लड़खड़ाते हुए ऊपर उठा, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को राजा घोषित नहीं किया था। छोटा सा अब एरिया इधर लेके अपना शासन करना शुरू किया, सब खाली था, कोई था। धीरे 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 अब चूंकि लोग लड़ाका ग्रुप का था, माने ये लोग का बचपन से मेन झुकाव लड़ाई तरफ, और हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में अहिंसावादी, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में अहिंसावादी। तो इसके वजह से यहाँ वैसी सैन्य कला, युद्ध कला नहीं डेवलप हुई पाई थी। सैन्य कला और युद्ध कला भारत में फ्लॉप हुआ अशोक से। अशोक के बाद आप लोग देखें कोई आया वैसा विशाल सेना खड़ा करने वाला, कोई नहीं। कुछ समुद्रगुप्त था जो हुड़ो को रोका, लेकिन उनके समय भी बहुत बड़ी विशाल सेना नहीं थी।
और उसके बाद हर्षवर्धन का छोटा ही था, और फिर गायब भी हो गया। फिर आया आपका पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट 700 में, तो वो लोग भी कोई बहुत बड़ा विशाल सेना नहीं खड़ा कर पाया। और तब तक अपना क्षेत्रीय राजवंश आया। तो क्षेत्रीय राजवंश ना खाली नामे करे में रह गया, था कुछ नहीं। हाँ, अपना गुणगान करवाने में रह गया। जा सर दरबार ये में टीपू अपना सुल्तान कब आया था सर? चारण आओ गुणगाने वीरों के वीर महावीर धरती पुत्र हिमालय हेलो के संरक्षक नाम हेलो है। काम इतनी को नाम रखता था, इतना बड़ा। हेलो अगर रियल में महान होता सब, तो कहाँ का मोहम्मद गोरी भाई तुम्हारे घर में आके हरा देता है? घर में आके हरा दिया ना, तो कौन महान है? तो ये लोग खाली नाम बड़का रख लेता था, काम गायब था। काम था खाली आपस में, छोटा छोटा जो रजवाड़ा था ना, वही आपस में भिड़ा रहता था बस। हेलो सर, मैंने ना कहा जाता है हीरा के लूट पड़े या कोयला पर छापा पड़े, वही था। हेलो सर, हेलो। हाँ, कह रहे सर टीपू सुल्तान कब आए थे? अशोक से पहले या अशोक के बाद? टीपू सुल्तान तो अंग्रेज के समय है, अंग्रेज के समय थे। 1799 में मरे थे लास्ट। टीपू सुल्तान यहाँ है आधुनिक भारत में थे क्या? टीपू सुल्तान यहाँ कर्नाटक में थे, मैसूर के शासक थे। वो अंग्रेज के समय थे। अच्छा अच्छा, तो आधुनिक भारत में थे वो के सबके बाद है। ठीक, तो ये चीज था। चलिए आइए, आज कैसे लोग कहता है बिहारी है? अरे कोची बिहारी है? किस चीज पर घमंड है भाई तुमको? काची पर घमंड है? तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री है, तुम्हारे यहाँ रोजगार है का? काची पर बिहारी है? अरे कोची बिहारी, काची पर अहंकार है बताओ? निजता में, शिक्षा में भारत में सबसे नीचे बिहार है। जितना इंडिया का आंकड़ा उठाओगी ना, तो सबसे नीचे बिहार। 2005 में हम लोग बड़ा खुश हुए थे कि नीतीश चचा आए हैं, तो लगता है कि बिहार का पैदान कुछ सुधरेगा। लेकिन 10-15 साल हो गया, 10-12 साल तो हो ही गया, कहीं कोई पैदान नहीं सुधरा, सब नीचे ही रह गया अभी तक सब। अभी कितने राज्य हैं भारत में? 28 ना। तो एग्जाम में आता है कि गरीबी में सबसे नीचे कौन है, तो कुछ नहीं रटना है, खाली बिहार लगा तो सही। जो सबसे खराब है ना, कहाँ है, बिहार लगा तो सही हो जाएगा। ऐसा स्थिति बिहार का छवि। तो अब हालांकि पहले से तो बहुत सुधार हो गया है। 2005 से पहले तो वो स्थिति था कि लाइन क्या होता है आदमी जन्मे नहीं करता था। कूलर तो दूर, पंखो बेकार था। शाम हुआ और चटाई बिछौना लेके छत पर चल दो भाई। अब तो वो जमाना आ गया कि अब छतों नहीं है, जाएगा कहाँ आदमी? इतना घर मकान बन गया, जाएगा कहाँ? स्मार्ट मीटर आ रहा है ना, फिर छत वाला जमाना आएगा। मान लो रात में किसी का डिस्चार्ज हो गया, वैलिडिटी खत्म हो गया, रात में लाइन भाग जाएगा 12 बजे। कहीं उसी समय लिंक फेल हो गया, रिचार्ज नहीं होगा, तब काम खत्म। तो अब छत पर कुछ चटाई उटाई परमानेंट रखना पड़ेगा। चलिए आइए। अरे अभी बिजली बिल जमा करने में लिंक फेल रहता है हमेशा, तब और ना पूरे बिहार का लोड रहेगा, तब क्या होगा सोचिए। अब बताइए, पूरे इंडिया में कहीं नहीं ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार
पता न कौन बुद्धि दे दिया कि पहले आप ही करवा लीजिए। अरे जो सबसे अमीर राज्य है दिल्ली उल्ली, वो सबको न करना चाहिए। फ्री है, हाँ वहां तक केजरीवाल साहब है कि लो भाई सब फ्री लो। जो सबसे अमीर है उसको फ्री में मिल रहा है, और जो गरीब है उसी को और चूसा जा रहा है। बताओ, यहाँ नीतीश बाबा को हम लोगों को ना फ्री में देना चाहिए कि हमारा भाई आदमी सबसे गरीब आदमी है, इसको फ्री में कुछ दो। तो जो तनी मनी बिजलियों मिलता था वो खत्म हो गया। वो बॉल बत्ती जलाना, किरासन तेल भी नहीं है कि ललटेन जलेगा। अब लालू यादव आएंगे तब ना, वो बेचारे के जेल में डाल दिया, फिर डाल दिया। अब पता ना निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। हाँ 21 तारीख को, आज क्या तारीख है, 21 को उनका सजा का ऐलान होगा। तनी मनी निकल के बाहर टहल रहे थे, उन्हों को अब डाल दिया, फिर तबीयत खराब हो जाएगा। बताइए, यही तो इंडिया है। उनको जेले अच्छे लग रहा है तो हम क्या करें। आइए देखिए, हाँ मोहम्मद गोरी, अब आते हैं मोहम्मद गोरी पर। महमूद गजनी की मृत्यु के बाद तुर्कों में मोहम्मद गोरी प्रभावशाली शासक के रूप में उभरा और इसने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम शहाकुद्दीन मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी ने लगभग 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, जहां राजा भीम द्वितीय मूलराज ने गोरी को आबू पर्वत के समीप बुरी तरह परास्त किया। तो अंडरलाइन करिएगा कि मोहम्मद गोरी पहली बार कब आक्रमण किया था, 1178। पूछता है कि पहली बार मोहम्मद गोरी को भारत में किसने हराया, तो हाँ राजा भीम राज द्वितीय, मूलराज द्वितीय। जहां का राजा माने गुजरात का राजा। हाँ कौन बैठा होगा, पता ना, गोरी के बारे में थोड़ी ना। गोरी का ये पढ़ने पर पता चल जाएगा कब बैठा था। हाँ तो जहाँ चर्चा हो रही है वही ना समझोगी। अभी मत हर जगह रट देना, जहां जहां लिखा रहेगा तब गुजरात। अब सुनिए पैराग्राफ। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तब इसकी भिड़ंत पृथ्वीराज चौहान से हुआ। वही पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे, अजमेर या चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ राजधानी था उन लोगों का। जाके चित्तौड़गढ़ का किला घूमना, हम तो घूम लिए हैं, 2005 में गए थे। तो एकदम पहाड़ ऐसे सीधे खड़ा है, जैसे कैसे रोहतासगढ़ का किला है, एकदम से वैसी। इतना रोहतासगढ़ वाला पहाड़ बहुत लंबा चौड़ा है ना, वो उतना लंबा चौड़ा नहीं है, जैसे कैसे गोलैला का पहाड़ है, बस उतने पर है। तो ये भी है चित्तौड़गढ़ वाला पहाड़, इसी पहाड़ का हिस्सा है, वो भी अरावली का हिस्सा है। सीधा एकदम ऐसे खड़ा है और उसी पर अपना वो किला बसा हुआ है कि साइड से कोई सोच के भी चढ़ नहीं पाएगा। पहाड़ एकदम सीधा ऐसे दीवार जैसा खड़ा है। ठीक है, चलिए। गोड़ैला पहाड़ तो घर जाके पूछना, पिताजी कहेंगे कि चलो घुमा के ले आते हैं। तारा चंडी से आगे जाएगी ना, नजर आने लगेगा। बताओ का मेला लगता है, अभी लगेगा 1 तारीख को, शिवरात्रि को। शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। चंदनगिरी पर्वत ही तुम्हारे सामने है, गोड़ैला पहाड़ उधर है। तारा चंडी के आगे धौधार धमकाड़ा है ना, उसका हाईवे पर से नजर आएगा। भड़कुड़िया से कोई है, कोई नहीं। पढ़िए, सुनिए। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तब इसकी भिड़ंत पृथ्वीराज चौहान से हुआ और तराइन की पहली युद्ध हुई, जिसमें मोहम्मद गोरी फिर हारा।
पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा भी कहा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान का कहानी अब अलग है। अभी राजस्थान पीसीएस देना रहता है या राजस्थान स्पेशल एग्जाम, तो वहां अभी सबके विषय में पूरा डिटेल पढ़ना रहता है। तो हम लोग पढ़ते थे जब आरएस देना रहता था, आरएस का मेंस भी दिए थे, कई बार मेंस दिए, लास्ट 2010 में दिए थे। हाँ, लास्ट 2010 में दिए, 12 साल फिर छोड़ दिए। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें गोरी ने पृथ्वीराज को परास्त किया और मार दिया लोग। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद, कन्नौज के गढ़वाल राजा को मोहम्मद गोरी ने परास्त किया है। तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। दोनों युद्ध याद रखिएगा। हाँ, मार न दिया। हिंदू शासक का ना अलग नियम था कि निहत्थे दुश्मन पर वार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब उल्ला के गप से छुरा कि जिंदा रहो, अब रहो तब निहत्था रहो, क्या रहो, हटा रास्ता में से हटो, हमको शासन करने दो। हाँ, तो सुनिए, तो इनके बाद अगला नाम क्या इंपॉर्टेंट हो गया? मोहम्मद गोरी या गौरी, कुछ भी ठीक है, गोरी ही लिखा रहता है, गौरी भी रहता है। इसका युद्ध किसके साथ हुआ पहला? हाँ, राजा भीम मूलराज द्वितीय। कहाँ हुआ? गुजरात में। अब देखिए, उसके बाद आए पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, या इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है, या पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, चौहान या तृतीय, ठीक है, या राय पिथौरा। देखो क्या क्या याद रखना है इनके विषय में। पुराना जो एनसीईआरटी था डिटेल में कहानी देता था। अब सुनिए, तो मोहम्मद गोरी और इनके बीच कब भिड़ंत हुआ? पहला 1191 में तराइन का युद्ध है, तराइन का युद्ध है। और फिर 1192 में, तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है, और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में चौहान हार जाते हैं, ठीक है। फिर आया 1194 चंदावर का युद्ध है। सब लिख रही हो कॉपी पे? लिखो। ये सब याद करने वाला एगो पेज पर लिखो, वैसे तो प्रवचन हो जाएगा, फिर थोड़े ना याद रहेगा। हम इतना मेहनत करके काहे लिख रहे हैं? सब कॉपी पर रटने वाला चीज लिख लो, और क्वेश्चन जो टेस्ट लेना है ना, इसी सब में से सेट करना, तब एकदम काम वाला चीज याद होगा, नहीं तो सब फालतू फालतू क्वेश्चन सेट कर दोगी। चंदावर का युद्ध है, महमूद को हो या मोहम्मद को हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब मेन चीज हो गया जो आप लोगों को रटना है। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए? 1194 तक। एक ना अपना रफ पेज रखना चाहिए, और उस पर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट, फटाफट लिखते जाना चाहिए। तुमको अलग से निमंत्रण लिखी है? कहाँ लिखी है? देखिए कहाँ लिखी हो? कॉपी पर? कॉपी पर कहाँ लिखी हो? ना लिखो। देखो इतना कहने के बाद नहीं तुमसे ज्यादा ना उस पर लिखने में मेहनत लग रहा है हमको, हम भी छोड़ देंगे।
हाँ, माउंट आबू पर्वत। हाँ, तुम हो गौरव? नहीं लिखे हो ना? सबका कॉपी चेक करेंगे, बिना जो नहीं लिखा रहेगा जाने नहीं देंगे हम। इधर हो ऑनलाइन वाले, सब लोग लिख रहे हैं ना? हाँ, सब मेन पॉइंट लिख लीजिएगा। अब आइए आगे। तो यहां तक 1194 तक आ गए। मोहम्मद गोरी खोखरों के विद्रोह को दबाने के लिए एक बार पुनः भारत आया। जब वह विद्रोह दबाकर वापस जा रहा था तो रास्ते में खोखर लुटेरों द्वारा उसकी हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई। तो खोखर नाम याद रखिएगा। पूछिएगा कि खोखर कौन थे, तो क्या कहिएगा? एक जनजाति थी। कहां थी? पंजाब साइड में या उत्तर पश्चिम भारत में, जो हिमालय का तराई क्षेत्र है ना, उसी में ही लोग रहते हैं। अरे लुटेरा होगा। खोखर जनजाति थी, लूटपाट करता था, तब बदमाश था, तभी तो इस सबको मारने के लिए आया, उनका विद्रोह दबाने आया और उसी में अपना मारा गया। चलिए अब सुनिए, अब स्टार्ट होता है यहीं से सल्तनत काल। अब लिखिए, अब देखो कैसे कैसे याद रखना है। अब यहीं से ना क्रम से, अभी तो सब उथल पुथल चल रहा था, अब सब क्रम से एक राजा जाएगा, दूसरा राजा आएगा, एक राजा जाएगा, दूसरा राजा आएगा, और वंश पर वंश बदलता रहेगा, वंश पर वंश बदलता रहेगा। तो रोशनी, आज नाम नहीं भुलाएंगे। रोशनी बताओ तो, मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन था? मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन था? तुम बताओ। वेरी गुड, हर्यक वंश। आ नहीं रही थी तो सब वीडियो यूट्यूब पर है ना, सब लोग 1-1 रुपया चंदा निकालो हो। पैसा लेगी तब देखेगी, ऐसे थोड़े देखेगी। तो अच्छा, मोबाइल है ना घर पर, तो कभी भी जब समय मिले ना तो अपना डाउनलोड कर लेना पहले। चलिए खैर कोई बात नहीं। आए नेट हाँ, नेट है ना, नहीं डाउनलोड कर लेना अपना, उसमें पड़ा रहेगा और फिर अपना देखते रहना। हाँ। तो चलिए अब राजा पे राजा, वंश पे वंश बदलता जाएगा। अरे रे 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 रे, बच गए। तो देखिए, चलिए अब हेडिंग दीजिए आप लोग, सल्तनत काल। देखिए बड़ा फेमस नाम है सल्तनत काल, लिखिए कॉपी में, सल्तनत काल। अरे कहीं कॉपी पर उस सब ना, तुम लोगों का ये ड्राफ्ट होगा मेन, ये सब देखोगी ना तो क्लास याद आएगा। तो सल्तनत काल कहां से कहां तक चलता है? देखो 1206 से 1526 सल्तनत काल कहां से कहां तक चलता है? 1526 तक। मगध साम्राज्य कहां से कहां तक चला था? समझ लो, हर्यक वंश से लेके हर्यक वंश,
शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश, सब वंश आया था ना। तो वैसे ही इसमें आएगा सल्तनत काल में गुलाम वंश, मामलूक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश बीच में था। तो इसमें भी अलग अलग सब वंश आएगा। वंश मतलब बताए थे ना कि एक परिवार का जो शासन चल रहा है तो उसको एक वंश कहते हैं। अब मान लो लास्ट वाला राजा को मार के कोई दूसरे परिवार का अगर बन गया तो अब दूसरा वंश शुरू। अब जैसे कैसे तुम्हारे परिवार का वंश अलग है, तुम्हारे परिवार का वंश अलग है, तो नहीं कहता है भाई बेटा का बेटा का वंश चल रहा है। और मान लीजिए लास्ट में किसी का अपना कोई अपना वो नहीं हुआ तो कहते इसका वंश समाप्त हो जाए। तो अपने आत्मा से पूछना कि सल्तनत काल में था, न जाने कितना बार मारा होगा। या राजा रही होगी तो कोई नहीं मारा होगा, और राजा भी मारा जाता था, सब राजा भी माराता ही था लास्ट में, तो बहुत मार मारता था। सल्तनत काल 1206 से 1526। अब देखिए इसमें पहला वंश कौन आया? गुलाम वंश। लिखिए पहला आया गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश है 1206 से 1210। उस सबको भी 90 में तो खिलजी आ जाएगा। 1206 से 1210। तो अब देखते हैं हम लोग कि 1206 से 1210 के बीच में कौन कौन सर 1210 नहीं था सर। गुलाम हेलो वंश में कौन कौन से शासक हुआ। वैसे बलबन को हेलो डाल दिया है, लेकिन उसको हेलो सर वंश माना जाता है। हेलो वंश। तो हेलो आइए नोट्स पे आ जाइए। हाँ कोई कुछ हेलो कह रहा है? हाँ सर कह रहे हैं गुलाम वंश तो जो था स्लेव डायनेस्टी वो सर 1236 तक था ना सर। नहीं, रजिया सुल्तान भी सर इसी में थी ना। अच्छा रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। हाँ सर चलो भाई रजिया सुल्तान तक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये जो है ना कुतुबुद्दीन कहीं 10 तक लिखा है और कहीं 36 तक भी लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 नहीं तक सर ये जो है ना तो चलिए 40 तक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कुतुबुद्दीन ऐबक है ना सर जो वो 1206 से 1210 था सर। उसको वो सबको मतलब गुलाम नहीं माना जाता था, गुलाम इन्हीं को माना जाता था। वो तो फिर अपना स्वतंत्र पैदा हुआ ना, वो सब तो स्वतंत्र पैदा हुआ। सर ये 1206 से 1210 ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का दिया हुआ है। हाँ 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 स्लेव डायनेस्टी सर 1240 तक चला था शायद। अच्छा चलिए तो गुलाई वहां तक कर दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इल्तुतमिश तक कर दीजिए, लेकिन वो सब तो स्वतंत्र पैदा हुआ था। अच्छा चलिए लिखिए सुनिए। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत की सत्ता इसके प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ गई। तो मोहम्मद गोरी के बाद कौन बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम कॉपी में लिखिएगा। और देखिए चूंकि ये गोरी का गुलाम था इसलिए इसने राजा की उपाधि धारण नहीं की और अपने आप को सिपा सलाहकार या ऐसे ही काम चला लिया। इसका राज्याभिषेक 24 जून 1206 को हुआ। इसकी राजधानी लाहौर थी।
इसी के समय एल्दोज के हाथ में गजनी और नासिरुद्दीन कुबाचा के हाथ में सिंध एवं मुल्तान था। ये भी अपना गुलाम ही थे। तो एल्दोज ऊपर था और गजनी और मुल्तान सिंध इधर था। तब पहले पूछता था, आप लोगों से नहीं पूछेगा। ऐबक मोहम्मद गोरी के अधिकारी के रूप में थे। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख कार्य क्या किया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा बना तो क्या किया, ये सब याद रखिएगा। इसने अपने आप को कभी भी सुल्तान के पदवी से नहीं नवाजा, मैंने अपने आप को राजा कभी घोषित नहीं किया। यह मलिक एवं सिपा सलाहकार के पद से ही संतुष्ट रहा। मलिक न सेनापति टाइप का जो आदमी होता था, मैंने राज्य में सबसे पावरफुल दबंग आदमी, उसको मलिक कहते थे पहले। तो उसी टाइप के पदवी से अपने आप को संतुष्ट रखा। और 11/7 हो गया। अरे अभी टेस्ट भी अपलोड करना है। अच्छा चलिए इसको देख लेते हैं। यह बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा दानी था, इसलिए मिनहाज ने इसे हातिम द्वितीय की उपाधि दी। मिनहाज फिरदौसी लिखे थे ना, उसी कैटेगरी का है मिनहाज, जिसका नाम है मिनहाज उस सिराज। कॉपी में नाम लिखिए, बीबीआई में रखिएगा इसको, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज, हाँ सिराज ना ईरान को कहते थे, तो ये लगता है अपना ईरान उरान का होगा। बहुत बड़ा इतिहासकार था। मिनहाज उस सिराज ने या मिनहाज ने इसे हातिम द्वितीय की उपाधि दी तथा इसे लाख बख्श भी कहा जाता था, माने लाखों का दानी। इसने अपने नाम से न कोई सिक्का जारी करवाया और न कोई खुतबे पढ़वाए। खुतबे मतलब उस समय के जो इस्लामिक धर्म गुरु होते थे, इस्लामिक धर्म गुरु होते थे, उनसे खुतबा पढ़वाया जाता था कि महाराजा धीराज शहंशाहे शहंशाह कुतुबुद्दीन ऐबक फलाना खानदान के हैं, तो ईरान के ई वंश से हैं। तो इससे होता था ना कि अरे बाप रे बाप, ये तो लगता है बड़ा खानदानी आदमी है। कोई भी उसके खिलाफ है एड़ा टेढ़ा नहीं देखता था विद्रोह उद्रोह करने के लिए। नहीं तो जिसको पता चलता था ना कि है ये तो लगता है कि गैल गुजरल आदमी है, इसका कोई अपना माने बैकग्राउंड नहीं है, तो कितना बड़ा ताकतवर रहता था ना, षड्यंत्र करना शुरू, उसको मार देता था। तो इसी को कहते थे खुतबा। तो खुतबा पढ़वा देने से ये कह दिया जाता था कि जो राजा है वो भाई भगवान अल्लाह का प्रतिनिधि होता है और उसके आदेश को मानना है। तो अब यही हम लोगों का शहंशाह है, अब इसके आदेश को मानना है। जो नहीं मानेगा, मान लीजिए कि वो भगवान या अल्लाह के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, भाई उसको सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये सब परंपरा बनाया गया था राजा से लोगों को डरवाने का या राजा का खौफ बैठाने का या जनता में राजा के प्रति सम्मान भरने के लिए, ताकि जनता उनके खिलाफ विद्रोह न करे और जैसे कहे वैसे अपना मानते रहे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एक आध लाइन है वो देख ही लेते हैं, है ना। स्थापत्य कला में योगदान, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाए। देखिए पहला कुतुब मीनार, दिल्ली का कुतुब मीनार है ना, अंडरलाइन करिए, कॉपी में भी लिखिए। स्थापत्य कला में कुतुब मीनार किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस मीनार का निर्माण शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में करवाया गया था। ये संत थे,
जैसे संत मतलब इस्लाम धर्म के साधु, जैसे हम लोगों में कैसे नहीं नहीं पंडित तो पुजारी हो गए, संत है जैसे राधा स्वामी के गुरु है ना, राधा स्वामी निरंकारी बाबा, रामदेव तो संत नहीं है, वो तो योग गुरु है, राम रहीम ये सब, आसाराम बापू, निराला बापू, हाँ ठीक करे, निराला बापू, वो गौड़ी बाबा, चौखंडी बाबा, ये सब है ना, तो ये सब हाँ संत है ये लोग। तो वैसे ही हाँ है चौखंडी बाबा भी है। एगो कौन बाबा एक टांग पर खड़े रहते थे, पायलट बाबा, हाँ एगो पायलट बाबा भी है। तो देखिए पायलट बाबा के स्मृति में उतना बड़ा मंदिर बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक बेचारा एगो कुतुब मीनार बनवाया था, क्या हर्जा हुआ है। तो ये बहुत बड़े संत हुआ करते थे, और इनको इस्लाम धर्म में मुफ्ती कहा जाता है, फकीर तो नहीं कहेंगे, फकीर तो भिखारी को कहा जाता है। अच्छा नाम आएगा बताएंगे। चलिए आइए देखिए, तो हाँ इस मीनार का निर्माण शेख ख्वाजादुन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में किया गया। अच्छा तो ये है, तू लोग के बुक में ना 12th वाले में इन लोगों के विषय में डिटेल पढ़ना है। पूरा एगो चैप्टर देखे हैं भक्ति आंदोलन पे, सब इस संत वंत का बहुत बढ़िया से उल्लेख है। अब सुनिए दूसरा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद टाइटल है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। यही जो क्या बोलते हैं कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार से बस सटा हुआ है, उसी के प्रांगण में। और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का नहीं, हाँ 2.5 कर दीजिए उसको। और देखिएगा नोट्स में ना 2.5 दिन हो गया है, तो उसको 2.5 करिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में हम गए हैं, यहाँ पे 99 में गए, 1999 में। RAS का पहला एग्जाम था, दे के अब कई साल हो गया हो, 25 22 23 साल हो गया नहीं। तो उस समय हम लोग आप ही लोग के जैसा थे, अभी जस्ट BA पास किए थे। हाँ तो RAS का पहला एग्जाम दे के राजस्थान PCS का, तो हुआ ही कि क्या किया जाए, चलो भाई घूम लिया जाए मेन चीज। तो अजमेर चले गए हम लोग, दरगाह शरीफ जो है अजमेर में, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह है, तो उसी के जस्ट बगल में है। ये बगल से इसे गली था, पीछे मैदान था, अब तो भर दिया होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा। 99 में गए? हाँ का शक है कि 99 में जन्म लिए थे कि नहीं, ऐसे कह रही है कि हाँ। मैट्रिक कब पास किए हैं पता है? मैट्रिक पास किए हुए एक युग बीत गया, 1991 में। हाँ ताऊ का 2091 अभी आएगा तब ना। तो सुनिए, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। बढ़िया। तो ये आपका आज का क्लास यहीं पर खत्म हुआ। अब पेपर हम अपलोड कर दे रहे हैं, आज शनिवार है, टेस्ट दे दीजिएगा, चाहे घर से देना है ना, लेट हो गया छोड़िए। 5 ही क्वेश्चन है ना, तब तो तुरंत हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है वो? हाँ सर मंडे को किस चीज का टेस्ट है? अच्छा मंडे को किस चीज का टेस्ट है वो बताए हैं? आज किस चीज का टेस्ट है? तो मंडे को ना,
मध्यकालीन भारत में आज तक जो पढ़ाए हैं उससे रहेगा। ठीक है और सर। खास करके जो बोर्ड पर लिखे हैं, कहें कि लिख लीजिए ये मेन रहेगा, उससे रहेगा। पेपर अब कौन बनाएगा? रुको, इसमें भी ना अल्फाबेटिकली सजा देते हैं। तो इस बार का पेपर इधर तो लड़की में सबका हो गया, इधर लड़का से अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, मंगला बनाई थी शुरू में। अच्छा, अभी नहीं बनाई है ना, तो नेहा बनाएगी इस बार। नेहा बनाएगी। हाँ, अभी तीनों नहीं बनाई है लोग ना हो। तो अगला नेहा का टेस्ट है और यही मध्यकालीन भारत से रहेगा। आपका दिन शुभ हो।